हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारी इस सीरीज में आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर में फ्रॉग एंड कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने जो 4 इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज हैं, मतलब जो मेन टिश्यूज हैं हमारे चारों, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, इन सभी को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी से रिवाइज किया। ठीक है, अब आप इस चैप्टर में अगर आगे देखेंगे, जो टिश्यूज के बाद का सेगमेंट है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जिसमें आपको पहले एक पैराग्राफ दिया है, बताया है कि टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद 3 एनिमल्स के बारे में बताया है। ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें तो हम अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, जिसमें से अर्थवॉर्म आपसे नीट में कभी भी नहीं पूछा जाता, न्यू एनसीईआरटी में है भी नहीं, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। बट अर्थवॉर्म के बाद, बट हाँ मैं ये जरूर कहती हूँ कि बच्चों को कि थोड़े बहुत अर्थवॉर्म के जो फोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो आप जरूर देखें, जिससे कुछ चीजें हमें याद रहती हैं। जैसे बहुत कॉमनली ना कई बार एनिमल्स की सेक्सुअलिटी पूछ ली जाती है एनिमल किंगडम में, जैसे हम अर्थवॉर्म में पढ़ते हैं ना, एनालिडा में अर्थवॉर्म को पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें ध्यान नहीं रहता कि अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, क्योंकि अर्थवॉर्म थोड़ा सा एस्केहेल्मिन्थीज के बाद आ रहा है ना। एस्कैरिस में यूनिसेक्सुअलिटी शुरू हो गई थी, मेल एस्कैरिस अलग था, फीमेल एस्कैरिस अलग था, उसके बाद एनालिडा क्लास आती है, तो हमें लगता है यार अर्थवॉर्म भी यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, बट नहीं। अगर आपने डायग्राम्स को देखा है तो आपको ध्यान रहेगा यार, एक ही अर्थवॉर्म में टेस्टिस भी दिखाया है और ओवरीज भी दिखाई है, यानी अर्थवॉर्म कैसा एनिमल हुआ, बाइसेक्सुअल। वो बात अलग है कि वेरिएशंस लाने के लिए दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूजन नहीं करेंगे, एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म के साथ मीटिंग करेगा, गैमीट्स का ट्रांसफर होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, बट यस इट इज अ बाइसेक्सुअल एनिमल। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही जस्ट आप एक जस्ट उसके डायग्राम्स के थ्रू, इसमें पूरे में सेगमेंट्स बने रहते हैं। देखो नेफ्रीडिया कितना कॉमनली पूछते हैं कि एनालिडा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो आपने देख रखा है तो आपको थोड़ी बहुत चीजें ध्यान में रहती है। अर्थवॉर्म एनालिडा में आता है, देखो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एनालिडा और कॉर्डेटा जो क्लासेस, सॉरी ये जो दो फाइलम है, इन दोनों में क्लोज सिस्टम होता है। इस पूरे में आपको कैपिलरीज का नेटवर्क, ब्लड वेसल्स वगैरह सब दिखाया है। तो बस इस तरह से आप चीजों को थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में चीजें याद आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद आपका कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में दे रखा है, जिसमें से न्यू एनसीईआरटी ने कॉकरोच को भी डिलीट कर दिया, लेकिन अभी तक नीट के सिलेबस से कॉकरोच को डिलीट नहीं किया गया है। 2024 में तो सिलेबस में कॉकरोच था, उससे 2 क्वेश्चंस भी आए थे। अब 2025 में कॉकरोच को रखेंगे या हटाएंगे, वो तो आपको तभी पता चलेगा जब 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। उससे 2 मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो बुकलेट आती है उसमें सिलेबस आता है बच्चों। तब तक तो आप यही मान के चलें कि आपको कॉकरोच एंड फ्रॉग दोनों प्रिपेयर करके जाने। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पर क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अच्छा, पहले फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं, तो कॉकरोच पे बाद में आते हैं, पहले फ्रॉग के क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। फ्रॉग पहले कभी नीट में नहीं पूछा गया, नीट 2024 से ही इसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, न्यू एनसीईआरटी में भी, और बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें ह्यूमन से मिलती जुलती होती है। इवन अब तो एनिमल डाइसेक्शन बंद हो गया है, लेकिन पहले जब लेबोरेटरीज में बीएससी एमएससी वगैरह में डाइसेक्शन करवाते थे तो फ्रॉग को कॉमनली यूज करते थे, क्योंकि फ्रॉग के मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हमसे। जैसे वैसे तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियंस में आता है, हम तो मैमल्स में आते हैं, एम्फीबियन और मैमल्स बहुत अलग हैं। बट यस, जैसे आप एम्फीबियंस में, फ्रॉग में अगर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे बच्चों, तो देखो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल हमारी ही तरह यहाँ पर लिवर है। ठीक है, लिवर का स्ट्रक्चर अलग है, बट दिस ब्राउन कलर्ड स्ट्रक्चर इज द लिवर। ओके, यहाँ पर पहले ईसोफेगस आ रहा है, वो स्टमक में खुल रहा है, फिर ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है जो कि रेक्टम में खुल रहा है, और रेक्टम के बाद यहाँ पर एनस की जगह क्लोएका होता है। ये एक मेजर डिफरेंस है हमारे और इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, क्लोएका यू नो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉग में हमेशा ध्यान रखना। नॉट ओनली फ्रॉग बल्कि मैमल्स से पहले ये जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इन सभी में एक कॉमन ओपनिंग होती है। कॉमन ओपनिंग का मतलब तीनों ट्रैक इसी ओपनिंग में ओपन होते हैं। कौन से 3 ट्रैक? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक, जिसको अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है, वो भी इसी क्लोएका के थ्रू बाहर निकलेगा। दूसरा जो इसका यूरिनरी ट्रैक है, जिसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, ये दिख रही है 2 किडनीज हैं, किडनी से यूरेटर्स आ रही हैं, ये सॉरी ये जो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये भी किसके थ्रू यूरिन बाहर निकालेगा? क्लोएका के थ्रू, यानी एक्सक्रीटरी ट्रैक भी वही है। और तीसरा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इनका, जिसके थ्रू गेमीट्स का ट्रांसफर होता है ना, यहाँ पे पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो आपको नहीं दिखाया, बट इन्होंने इसमें दिखाया ही नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक यहाँ पे है ही नहीं, उसका अलग डायग्राम है, आगे देखो आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। जब भी आप रिवाइज करते हो ना चीजों को, तो ऐसे कोरिलेट करके रिवाइज किया करो। ये जैसे जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका, तो यहाँ पर आपको दिखाए हैं टेस्टिस,
उसके बाद टेस्टिस से कुछ डक्ट्स जाती हैं, वासा इफेरेंशिया, ठीक है। इसमें अंदर एक बिडर्स कैनाल भी होती है जो यहाँ डायग्राम में दिखाई नहीं है बट थ्योरी में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, एंड देन फाइनली ये आपको दिख रही है, ये आपको दिख रही है, ये किडनी से निकलने वाले यूरेटर्स है। अभी आपने जिसको यूरेटर पढ़ा ना बच्चों, आपने कभी कोरिलेट किया है फ्रॉग पढ़ते वक्त, यहाँ पर जिसको यूरेटर लिखा है सेम इसी को आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख दो। ये यूरेटर अकेले यूरिन को नहीं लाती है, इन्हीं यूरेटर्स के थ्रू गैमीट्स भी आते हैं। तो आप इन यूरेटर्स को क्या कहेंगे, फ्रॉग में इनको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यानी फ्रॉग में हमारी तरह यूरिथ्रा नहीं होता। कहाँ है फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिथ्रा, बताओ। इस जैसे हमारे में तो आपने पढ़ा है, ह्यूमंस में क्या होता है, दो किडनीज होती हैं, किडनीज से दो यूरेटर्स निकलती हैं, यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है और यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, दैट इज यूरिथ्रा। यहाँ ऐसा नहीं है, फ्रॉग में दो किडनी है, किडनी से दो यूरेटर्स भी जा रही हैं, बट पहली बात तो आप देखो यूरेटर ना यूरिनरी ब्लैडर में नहीं खुल रही सीधा। यूरेटर्स की ओपनिंग कुछ इस तरह से है कि इनसे जो यूरिन आएगा वो थोड़ा बहुत यूरिनरी ब्लैडर में जाकर भी इकट्ठा होगा और थोड़ा बहुत डायरेक्टली क्लोएका के थ्रू बाहर भी निकलेगा। तो इसका मतलब यूरेटर सीधा क्लोएका में खुल रही है, ना कि यूरिनरी ब्लैडर में। क्योंकि अगर तुम सोचो, अगर यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में खुलती तो फिर स्पर्म कैसे भेज देते हैं इसके थ्रू, फिर तो स्पर्म जाके यूरिनरी ब्लैडर में गिर जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में एसिडिक पीएच होता है यूरिन का और स्पर्म्स वहीं मर जाते, है ना। तो नेचर ने बहुत सोच समझ के चीजें बनाई है, यहाँ पर यूरेटर्स के थ्रू ही यूरिन भी आएगा, थोड़ा बहुत यूरिन बाहर निकल जाएगा, थोड़ा ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, बट जब भी स्पर्म्स आएंगे, स्पर्म सीधा क्लोएका के थ्रू बाहर। बाहर मतलब आपको पता है फ्रॉग एम्फीबियन है, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्रॉग अपने अपने गैमीट्स को पानी में डाल देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो यस, क्लोएका इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओपनिंग, कॉमन ओपनिंग फॉर 3 सिस्टम्स, नॉट ओनली मेल। अगर आप फीमेल में भी देखेंगे तो उसमें भी क्लोएका है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे फीमेल को भी तो अपने गैमीट्स को बाहर डालना है, रिसीव थोड़ी ना करना है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन थोड़ी ना होना है। तो यहाँ पर भी सेम वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी खुलेगा, यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी खुलेगा। और ये रहा फीमेल सिस्टम, ये देखो जो ग्रे कलर की दिख रही है, दीज आर द ओवरीज। ओवरीज से जो ओवम निकलता है वो जाता है ओविडक्ट्स में, ये आ रही है ऊपर से फनल शेप स्ट्रक्चर। फिर ओविडक्ट खुलती है किसमें, ये आपको दिख रहा है, ये दो चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर, ये ओविडक्ट का ही पार्ट है, लास्ट में वो थोड़ी सोलन हो जाती है और सीधा ये ओविडक्ट, ये जो आपको येलो कलर से दिखाया है, ये कंप्लीटली क्लोएका चैम्बर है। तो ये जो ओविडक्ट है वो क्लोएका में खुलकर गैमीट्स को बाहर निकाल देती है, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को। तो यानी फीमेल सिस्टम में ज्यादा चीजें नहीं है, यहाँ पे यूट्रस की क्या जरूरत है, तुम खुद सोचो। यूट्रस तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए होता है ना, यहाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करना ही नहीं है फीमेल सिस्टम को, तो यूट्रस क्यों होगा, सीधा बस ओवरी है जिसमें ओवम बनेंगे, ओविडक्ट के थ्रू वो ओवम क्लोएका से बाहर निकल जाएगा, दैट्स इट। बहुत सारे ओवा एक साथ रिलीज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोरिलेट करके चीजों को पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। जब भी किसी टॉपिक को तुम पूरा पढ़ लेते हो ना, उसके बाद इस तरह चीजों को स्क्रॉल कर, मतलब यहाँ तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, पन्ने पलट के अपने नोट्स से, एनसीईआरटी से एकदम दिमाग में एक इमेज बनाया करो, जो जो तुम्हारी नॉलेज है उस चीज से रिलेटेड, उसको एक साथ इकट्ठा करके कोरिलेट करो, तब देखना आप उन चीजों को भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें फ्रॉग के कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ। ये सब जो मैंने तुम्हें बताया ये फ्रॉग की एनाटॉमी थी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, 2024 में सिलेबस में फ्रॉग को इंक्लूड तो किया, बट सरप्राइजिंगली उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो अब देखते हैं 2025 में फ्रॉग रखते हैं, कॉकरोच रखते हैं या दोनों को रखते हैं, दैट विल डिपेंड, बट अभी हम दोनों को तैयार करेंगे क्योंकि इससे हमारी एनिमल किंगडम की जनरल नॉलेज ही बढ़ रही है। अगेन लेक्चर्स एनसीईआरटी सीरीज में अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी बहुत आसान है, आप पढ़ते आए हो कि फ्रॉग एम्फीबियंस हैं, तो एम्फीबियंस तो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो क्या मैं फ्रॉग पे फिशेस की तरह या रेप्टाइल्स की तरह स्केल्स या स्क्यूट्स बनाऊं, नेवर। फ्रॉग्स की स्किन मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन क्या करेगी, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगी, तो ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। आपने फ्रॉग्स को सिर्फ रेनी सीजन में ही तो देखा है, समर में या विंटर में कहाँ चले जाते हैं फ्रॉग्स, समर्स में एस्टिवेशन में चले जाते हैं, विंटर्स में हाइबरनेशन, बड़े आलसी हैं, गर्मियों में भी सोते हैं, सर्दियों में भी सोते हैं, सिर्फ बारिश के मजे लेने बाहर आते हैं। तो जब रेनी सीजन आता है देन दे कम आउट, वरना ये अपने नीचे जो बिल वगैरह मतलब जो भी थोड़ा सा अंडरग्राउंड होके छुपे रहते हैं, और फिर ये रेनी सीजन में बाहर आते हैं, जगह जगह पानी के खड्डे हैं, वहां पे ये मेल फ्रॉग आवाज निकालकर फीमेल फ्रॉग को बुलाता है, दोनों एक ही जगह एगलिंग करते हैं जिससे अपनी स्पीशीज बढ़ा सके, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जो वोकल कॉर्ड, वोकल सैक है ना, वो सिर्फ मेल फ्रॉग में होता है बच्चों। हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, उसके लिए 2 फीचर्स। कौन से 2 फीचर्स, यहां पर सब बच्चे ध्यान रखेंगे। मेल फ्रॉग्स
मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। फीमेल कॉकरोच कभी भी आवाज नहीं निकालती, सिर्फ मेल कॉकरोच ही बोलते हैं यहाँ पर, है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेल फ्रॉग में क्या होता है, जैसे आपको पता है फ्रॉग में चार पैर होते हैं, टेट्रापोडा में आता है, 2 फोरलिम 2 हाइंड लिम। तो जो इनके 4 लिम है बच्चों, उसमें भी एक चीज ध्यान रखना कि फ्रॉग के 4 लिम में 4 फिंगर्स होती है, हाइंड लिम में 5 फिंगर्स होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, ये रहा, 4 लिम 4 डिजिट्स एंड हाइंड लिम में 5 डिजिट्स होती है, ठीक है। तो जो इनके 4 लिम्ब हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक कॉप्युलेटरी पैड होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्ब। यानी आप यहाँ पे साइड में छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि अगर ये फ्रॉग का 4 लिम्ब है, जिसमें हम कह रहे हैं 4 फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो थंब है या जो भी फर्स्ट फिंगर है वो नीचे से ऐसे थोड़ी ना फूली हुई होती है, उसको कहते हैं कॉप्युलेटरी पैड, दोनों में होता है। तो एक्चुअली पता है आपको, ये बात पता है, मैंने लेक्चर में बताया है कि वैसे तो अब आप कहेंगे मैम कॉप्युलेशन का यहाँ क्या काम। देखो अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। कॉप्युलेटरी पैड का यहाँ क्या काम, कॉप्युलेशन का मतलब तो मीटिंग होता है ना मेल फीमेल का, यहाँ तो मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, इनको तो अपने गैमीट्स को पानी में रिलीज करना है, फिर कॉप्युलेटरी पैड की क्या जरूरत आ गई। एक्चुअली क्या होता है, कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग ऐसे ही रैंडमली कहीं भी पानी में अपने गैमीट्स को छोड़ दें, ठीक है, या मान लो मेल फ्रॉग छोड़ के चला गया और बहुत घंटों बाद कभी फीमेल फ्रॉग आई और फिर उसने अपने गैमीट्स रिलीज किए, तो क्या पता मेल गैमीट अब जिंदा भी बचे हैं या नहीं, कहीं इधर उधर बह गए या जो भी है, वट, चलो रुका हुआ पानी है, पॉन्ड है, तो उसमें क्या पता जिंदा भी बचे हैं कि नहीं। तो इन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब मेल अपने गैमीट रिलीज करे तभी फीमेल भी अपने गैमीट रिलीज करे। तो नेचर ने क्या किया, फ्रॉग्स में एक मैकेनिज्म बनाया कि रेनी सीजन में जब ये मेल फ्रॉग आवाज लगाता है, फीमेल फ्रॉग आती है, तो फीमेल फ्रॉग के ऊपर मेल फ्रॉग ऐसे बैठ जाता है, ठीक है, और मेल फ्रॉग उस समय फीमेल फ्रॉग को होल्ड करने के लिए अपने दोनों जो थंब हैं, जो फर्स्ट डिजिट है 4 लिम्ब की, उनके कॉप्युलेटरी पैड जो थोड़े मोटे हैं, जैसे किसी चीज को होल्ड करने के लिए थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर होता है तो इजीली कर सकते हैं ना, आप फोटो देखना गूगल पे, तो वैसे वो इजीली उसको होल्ड करके रखते हैं, कभी कभार कुछ घंटों तक और कभी कभार कुछ दिनों तक। उसी समय फीमेल फ्रॉग भी गैमीट रिलीज करती है, मेल फ्रॉग भी करता है, और उन्हीं के नीचे उन दोनों गैमीट्स, क्योंकि वो दबे रहते हैं, तो उनका फर्टिलाइजेशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो यस, चाहे से इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है, बट मेटिंग मतलब फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दे कॉप्युलेट, बट यस गैमीट को एक दूसरे की बॉडी में नहीं डालते, बाहर पानी में डालते हैं, ठीक है। और उसी के लिए मेल में क्या होता है, कॉप्युलेटरी पैड। तो ये 2 फीचर्स हैं जो मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग से अलग बनाते हैं, एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक और दूसरा कॉप्युलेटरी पैड, जिसकी पोजीशन याद रखनी है आपको, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्ब। तो यहाँ पर ठीक है, तो ये तो मैं अच्छा आपको इन जनरल इसकी मॉर्फोलॉजी बता रही थी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा है फ्रॉग टेक्स वाटर थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। अच्छा, अब यहाँ आपसे पूछा है, ये भी दिया है इसमें कि फ्रॉग जो पानी पीता है तो कैसे पीता है, हमें लगेगा मुंह से ही पीता होगा, बट देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि फ्रॉग की जो स्किन है, स्किन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, फ्रॉग की जो स्किन है वो कैसी है, स्मूथ है, स्लिपरी है, वी ऑल नो, क्योंकि पूरी स्किन पर म्यूकस की कवरिंग है, प्लस मॉइस्ट है, ठीक है, कलर ऑलिव ग्रीन होता है यूनिफॉर्मली, ये सब जान दो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्सॉर्ब इट थ्रू द स्किन। कितनी स्पेशल बात है ना। अब होगा इसका कोई बहुत डिटेल में रीजन, बट यस फ्रॉग कभी भी पानी मुंह से नहीं पीता, बल्कि इसकी स्किन से ही वाटर एब्सॉर्ब होता रहता है। शायद जहां तक मुझे लगता है नेचर ने ऐसा इसलिए बनाया होगा कि अगर मुंह से पानी पी लेता तो फिर स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती, तो स्किन मॉइस्ट उतनी नहीं रह पाती जितनी रहनी चाहिए। तो स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स तो हैं उसे मॉइस्ट बनाने के लिए, प्लस स्किन के थ्रू ही ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमेशा फ्रॉग्स पानी में डूबे रहना पसंद करते हैं, जब रेनी सीजन आता है इनको पानी मिलता है, ठीक है, क्योंकि इनको पानी कहाँ से मिलेगा, स्किन के थ्रू। तो मिल गया आपको इस क्वेश्चन का आंसर। कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना, कि फ्रॉग कैसे पानी पिएगा, स्किन के थ्रू। माउथ मत कर देना टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द फ्रॉग। इनकरेक्ट बताना है आपको, ठीक है भाई। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके बारे में, आईज वगैरह के बारे में, ये भी सब यहीं दे रखे हैं बच्चों। फ्रॉग में आपको दिख रहा है आईज कैसी होती है, एकदम बल्जिंग टाइप की, बाहर निकलती हुई सी लगती हैं। तो फ्रॉग की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मली नेक भी होती है ना एनिमल्स में, लेकिन फ्रॉग्स में नेक नहीं बनाई, एम्फीबियंस में नेक नहीं बनाई। उसका कारण है कि ये लंबी लंबी जंप मारते हैं,
तो अगर इनकी ऐसे पतली सी और फ्लेक्सिबल नेक होती तो वो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रख पाते जंपिंग के दौरान, तो नेचर ने कहा भाई गर्दन बनाओ मत, सीधा हेड को ट्रंक से जोड़ दो। तो इनकी बॉडी में 2 ही सेगमेंट होते हैं। यू ऑल नो टेल नहीं होती है एम्फीबियंस में। देखकर बताना जरा, अपने दिमाग में याददाश्त अपनी बढ़ाना कि टेल्ड एम्फीबियन में मैंने कौन सा एग्जांपल बताया था, तो मैं एनिमल किंगडम में नहीं याद आ रहा तो देखना एनसीईआरटी खोल के, ठीक है। देन नॉस्ट्रल्स होते हैं हमारी तरह इनके पास, ये हो गया नेक और टेल एब्सेंट है। आईज इनकी बल्ज्ड यानी थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, एंड उस पे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जिससे पानी में आईज को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, सब पढ़ा रखा है मैंने बहुत अच्छे से। एंड प्लस आईज के ही पास, यहाँ पे दिखाया नहीं बट आप इसको समझ सकते हो, इनके पास ईयर तो नहीं होते हमारे जैसे ऐसे पिन्ना विन्ना नहीं होते, लेकिन कान का पर्दा से कान की शुरुआत होती है, यानी टिम्पैनम, और टिम्पैनम के अंदर फिर इनका मिडिल इंटरनल ईयर जिससे ये साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं और सुनते हैं। तो यस दे कैन हियर साउंड वेव्स। कौन रिसीव करेगा? कान का पर्दा यानी टिम्पैनम। तो इनमें टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? लिम्स के बारे में मैंने बता ही दिया, तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आईज आर बल्ज आउट कवर्ड बाय दिस मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट देम इन वाटर, ठीक है। ईदर साइड ऑफ आईज मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड, यस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यस, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फीट जो है उनके उसमें वेब्ड डिजिट्स होती हैं दैट हेल्प इन स्विमिंग, बिल्कुल ठीक है। मतलब इनकी जो ये जो उंगलियां हैं, ये जो हम ऐसे बना रहे हैं, इनके बीच में मान लो ऐसे बना रहे हैं, तो ये वेब्ड होती है, जैसे डक के पंजे नहीं होते उनमें वेब्ड, यानी उनके बीच में कवरिंग्स होती हैं जिससे ये जब स्विम करें तो आराम से उससे एक, अगर ऐसे बीच बीच में क्लियर कट गैप होगा, वेब नहीं होगा, तो फिर ये स्विम कैसे कर पाएंगे, इसलिए वेब्ड डिजिट्स होती हैं, ठीक है। हाइंड लिम्ब में 4 डिजिट्स, जबकि हाइंड लिम्ब एंड्स इन 4 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्क्यूलर देन 4 लिम्ब्स दैट एंड इन 5 डिजिट्स, गलत। हमेशा ध्यान रखो, आगे वाले को हम 4 लिम्ब्स बोल रहे हैं, FORE 4, बट उसमें फिंगर्स भी 4 हैं, FOUR 4, ठीक है। तो व्हाट ऑब्वियस, दिस इज रॉन्ग। तो आपको यहाँ इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट में आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल फ्रॉग्स कैन क्रोक, क्रोकिंग साउंड, ये जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको क्रोक बोलते हैं, बिकॉज वोकल सैक and have copulatory pads in 4 limbs, yes. They exhibit sexual dimorphism, yes. Both statements are correct, option D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फ्रॉग का हार्ट, चलो अब आते हैं हम, अभी तक मैंने आपको फ्रॉग की बेसिक एनाटॉमी तो बता दी है, बट थोड़ा सा फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम का आइडिया भी हमको होना चाहिए। इसका कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, आपको अच्छे से समझना है तो आप प्लीज लेक्चर देखना, वहां पे मैंने डायग्राम के साथ आपको फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स बता देती हूँ आपको। फ्रॉग किस में आ रहा है, कॉर्डेटा में। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाओगे, क्लोज बनाओगे, ठीक है। तो फ्रॉग्स के पास हमारी तरह क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इवन फ्रॉग्स के पास हमारी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी है बच्चों, ठीक है। फ्रॉग के पास हार्ट है, ब्लड वेसल्स है एंड ब्लड है, वही तीनों चीजें जो क्लोज सिस्टम में होती हैं, ठीक है। देन हार्ट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो आप कई चैप्टर्स में पढ़ चुके हो कि फ्रॉग्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, वी ऑल नो दिस। फ्रॉग्स का हार्ट कैसा होता है, फ्रॉग्स का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि अभी मैं बहुत रफ सा डायग्राम बना रही हूँ जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। 3 चैम्बर्ड का मतलब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, पर वेंट्रिकल एक ही है। अगर रेप्टाइल्स होते तो वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड हो जाता, ठीक है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम भी है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट पे एक एडिशनल चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं साइनस विनोसस, ठीक है। ये जो साइनस विनोसस है बच्चों, ये क्या करता है, जैसे हमारे में तो क्या होता है, जो वेना केवा होती है वो सीधा राइट एट्रियम में खुलती है, ब्लड को इसमें डालती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर फ्रॉग के हार्ट में पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर लिखा नहीं है क्या इन्होंने, मुझे ध्यान है एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर, अच्छा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया यहाँ पे आपको, बट ये चीज मैंने वहां पर आपको समझाई है, ओके लेक्चर में समझाई है, यहाँ पर नहीं है। अगर आप फ्रॉग के हार्ट में पीछे की तरफ डॉर्सली देखोगे ना, तो डॉर्सली ऐसे एक ट्राइंगुलर सा चैम्बर दिखेगा, ये हार्ट है, और हार्ट के ऊपर एक और चैम्बर दिखेगा, वो चैम्बर साइनस विनोसस है। तो पहले उसमें ब्लड रिसीव करते हैं और वो फिर राइट एट्रियम में खुलता है जिससे सारा ब्लड वहां डाल दे। तो फ्रॉग के हार्ट में एक एडिशनल चैम्बर होता है, दैट इज साइनस विनोसस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर। और हाँ ये रहा इसी तरह से जब वेंट्रिकल ओपन होता है, तो हमारे में तो वेंट्रिकल सीधा एओर्टा में ब्लड डालता है, बट यहाँ पर वेंट्रिकल ओपन इनटू अगेन अ सैक लाइक
कॉनस आर्टीरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। अगर आप हार्ट के सामने वेंट्रली देखोगे तो यहां पर भी एक और चैम्बर होता है जिसका नाम है कोनस आर्टीरियोसस, कोन शेप होता है, और इसी चैम्बर में वेंट्रिकल से ब्लड आता है। यानी अगर आप इस डायग्राम में जस्ट याद रखना चाहो, हम यहां तो बना नहीं सकते 3D में, तो आप यहां बना सकते हो कि अगर ये हार्ट का डॉर्सल साइड है और यहां पर मैं हार्ट का वेंट्रल साइड बनाऊं, ठीक है, तो दोनों पर एक चैम्बर है, पीछे की तरफ है साइनस विनोसस और सामने की तरफ है कॉनस आर्टीरियोसस। साइनस विनोसस में ब्लड रिसीव करेंगे और ये जुड़ा हुआ है राइट एट्रियम से, ठीक है, इस एरो से कंफ्यूज मत हो जाना। ये जुड़ा हुआ है किससे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये जुड़ा हुआ है राइट एट्रियम से, बट ऑब्वियस राइट एट्रियम से ब्लड यहां आया होगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल से जो ब्लड आएगा वो पहले कॉनस आर्टीरियोसस में आएगा, फिर यहां से घूम घाम के वो पूरा सर्कुलेशन करके यहाँ, फिर अगेन यही मिक्स हो जाएगा और फिर वापस से, ठीक है। तो कॉनस आर्टीरियोसस मिक्स ब्लड रिसीव करता है, यानी वेंट्रिकल मिक्स ब्लड रिसीव करता है इन कंप्लीट डबल ब्लड सर्कुलेशन, बट दीज आर टू एडिशनल चैम्बर इन द फ्रॉग्स हार्ट, ठीक है, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। डन। और हमारी ही तरह फ्रॉग के पास हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो होता ही है बच्चों, लिवर और इंटेस्टाइन्स के बीच जो स्पेशल कनेक्शन है, जिसने ह्यूमन फिजियो पढ़ रखी है अच्छे से, वो बहुत इजीली कोरिलेट कर पा रहा होगा। नहीं पढ़ी है अभी तो आप बहुत अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना, मैंने हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है। एंड बट फ्रॉग में एडिशनली एक और पोर्टल सिस्टम होता है, दैट इज रीनल पोर्टल सिस्टम। जैसे सोचो हमारी लोअर लिम्ब से जो ब्लड आ रहा है वो सीधा हार्ट में ना आए, बल्कि पहले वो किडनी से होता हुआ जाए, तो जितना उसमें इम्प्योरिटीज है उसका पहले ही फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हमारे में तो नहीं है, बट ऐसा सिस्टम फ्रॉग्स में है, जिसे आप कहते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, जो किसके बीच का कनेक्शन है, किडनी और लोअर लिम्ब के बीच का, या लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कह सकते हो, ठीक है। क्लियर। बाकी सब है, देखो फ्रॉग के पास हमारी तरह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। बट यस, ये ध्यान है ना आप लोगों को, सिर्फ हमारी आरबीसीज ही ई न्यूक्लिएटेड है मैमल्स की, बाकी सबकी आरबीसीज न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। क्लियर है क्या, आइडिया लगा आपको बेसिक सा कि किस तरह से फ्रॉग में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हटा दें इसको। चलिए, तो अब अगर आप यहाँ आते हैं और आपसे पूछा है फ्रॉग्स हार्ट इज, तो फ्रॉग का हार्ट कैसा है बच्चों, फ्रॉग का हार्ट न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है, जैसा हमारा है। हमारा कैसा है, हमारा सेल्फ है ना, खुद जनरेट करता है अपनी हार्ट बीट को, ऐसे नोड एवी नोड, तो यहाँ पर भी मायोजेनिक है और 3 चैम्बर्ड है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा नहीं क्या न्यूरोजेनिक मायोजेनिक के बारे में, हाँ ये देखो लिखा है ना, वही लास्ट में लिखा है कि द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। नहीं, ये कोई ऐसा नहीं लिखा इसमें, इन्होंने नहीं बताया मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक के बारे में, इन्होंने नहीं बताया है बच्चों, है ना। मुझे तो दिख नहीं रहा, तुम्हें दिखता है तो वहीं अंडरलाइन कर लेना। बाकी ध्यान रखना हमारी ही तरह फ्रॉग का हार्ट भी कैसा है, मायोजेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग द वेंट्रिकल्स open into conus arteriosus, yes. The vascular system of frog is well developed closed type, yes. दोनों correct हैं, both are correct, option D. Special venous connection between kidney and lower part of body in frog is called, आ गया, हेपैटिक मत कर देना, रीनल। हेपैटिक वर्ड आता है लिवर के लिए, लिवर हमेशा किससे जुड़ा होगा, इंटेस्टाइन से, क्योंकि इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है इट इज रिच इन फूड, मैक्सिमम फूड का जो मेटाबोलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, लिवर में। तो हेपैटिक इज अ कनेक्शन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लिवर, वाइल रीनल मतलब किडनी, किडनी कहाँ से ब्लड रिसीव करेगी, लोअर लिम्ब से, वेरी लॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। Following are given 4 statements. Read the statement and select that identified to correct statement. ठीक है भाई। अच्छा, अब फ्रॉग का नर्वस सिस्टम भी देख लेते हैं। ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डायग्राम में बता ही दिया था, ध्यान रखना। फ्रॉग्स हमारी तरह यूरियोटैलिक है। फ्रॉग्स चाहे एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस पानी में लैंड पे दोनों में रहते हैं, है ना। तो इससे पहले फिशेज आती हैं। फिशेज में मैंने तुमको एनिमल किंगडम में बताया था कि 2 तरह की फिशेज हैं, कार्टिलेजिनस, बोनी। कार्टिलेजिनस हमारी तरह यूरियोटैलिक है और बोनी अमोनोटैलिक है, बट जो फ्रॉग्स हैं वो वापस से यूरियोटैलिक है, अगेन हमारी तरह। इनके बाद जो आता है रेप्टाइल और बर्ड्स, दोनों को अनएक्सेप्शनली यूरिको में रखना। यूरिको, रेप्टाइल बर्ड्स हमेशा यूरिको में आते हैं, और उसके बाद वापस से मैमल्स कैसे हैं, यूरियोटैलिक, ठीक है। तो
तो ये कह रहा है कि अच्छा ये नहीं बता रही हूँ मैं आपको सीधा नर्वस सिस्टम के बारे में बता रही हूँ। तो अगर हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, तो फ्रॉग के पास हमारी तरह एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है, न्यूरल सिस्टम भी है, दोनों तरह का कंट्रोल है, न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज केमिकल कंट्रोल, ठीक है। देन यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम है, देखो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाज, एड्रीनल, गोनाड्स, हर वो ग्लैंड जो हमारे पास है वो फ्रॉग के पास भी है। हाइपोथैलेमस का नाम नहीं लिखा बट वो भी है ब्रेन में, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका एंडोक्राइन सिस्टम। देन नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक पैराग्राफ में उसके बारे में बताया है कि फ्रॉग्स में हमारी तरह सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों हैं, इवन ऑटोनॉमिक भी है, पेरिफेरल की ब्रांचेस होती हैं। सेंट्रल में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है वेल डेवलप, पेरिफेरल में क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एवरीथिंग इज देयर जैसे हमारे में। फर्क क्या है कि फ्रॉग में 10 पेयर हैं क्रेनियल नर्व्स, जबकि हमारे पास 12 पेयर होती हैं बच्चों। फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, डू रिमेंबर, फ्रॉग में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट आता है तो उसको अलग से अपनी एनसीईआरटी में लिख दिया करो। जबकि ह्यूमंस में कितनी है क्रेनियल नर्व्स? 12 पेयर, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हमारी तरह ब्रेन बॉक्स में तो होगा, क्रेनिएटा ही है, सारे वर्टिब्रेटा में होता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स आते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं, आपके बुक में दिखाया नहीं है बट यस होते हैं। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है क्या? वही, सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन, 2 से मिलकर बना है। डायनसेफेलॉन के पार्ट्स पता है तुम्हें? डायनसेफेलॉन में आता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, वही सेम जैसा हमारे में, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सेम है लगभग, ठीक है, बस कैपेसिटी अलग है, बट ऑब्वियस फ्रॉग हमारे जितने इंटेलिजेंट और समझदार नहीं है। देन मिड ब्रेन की अगर आप बात करें तो मिड ब्रेन इंटेलिजेंट है हम, समझदार हैं। वाइस तो बनाया है नेचर ने हमको, बट हम नेचर के साथ वाइस कुछ कर नहीं रहे हैं खास, है ना। चलो ये अलग टॉपिक, इस पे कभी और बात करेंगे। तो बट आप तो कोशिश करना कि हमेशा अपनी जो आपका विजडम नेचर ने दिया है ह्यूमन बींग्स को, मैमल्स में भी सबसे ऊपर जो हमने खुद को रखा है, तो उस विजडम का हमें हमेशा यूज करना चाहिए। हमें अगर ये समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हीं चीजों का साथ दें जो सही है ना, और गलत चीजों को हमेशा जितना हो सके अपोज करें और उनको खुद से ना करें। इतना भी अगर आप कर रहे हैं तो एज अ ह्यूमन आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो नेचर के लिए है, चाहे हमारी वैल्यूज हैं, वॉट एवर इट इज। सही और गलत में फर्क करना सीख लो, तो आप अपने विजडम, अपनी वाइजनेस को प्रॉपर यूज कर रहे हो, आप होमो सेपियंस के नाम पर खरे उतर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो मिड ब्रेन की अगर बात करें बच्चों, तो मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। हमारे मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर में 4 लोब्स होते थे, है ना, 2 देखने के लिए, 2 सुनने के काम आते हैं। यहाँ पर 1 पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स बताया है। एंड अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें, है ना, तो हाइंड ब्रेन में यहाँ पर देखो क्या है, सेरिबेलम है हमारी तरह एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, जबकि हमारे में पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला होता है। यहाँ पे पॉन्स का कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। मेड्यूला में वही सेम, मेड्यूला स्कल में नीचे की तरफ एक बड़ा सा छेद होता है, फोरामेन मैग्नम, ह्यूमंस में भी बताया था मैंने, जहां से ब्रेन का मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड में इमर्ज हो जाता है। तो यस, इट अराइज इनटू स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है हमारा और इनका नर्वस सिस्टम, सिर्फ एक डिफरेंस हमें मिला कि यहाँ पर 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, जबकि हमारे में 12। बता दें इसको। तो अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपसे पूछा है टू करेक्ट स्टेटमेंट, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू दीज 3 पार्ट्स, यस। अच्छा, मिक्स है। वासा इफेरेंशिया, जो अभी मैंने तुमको बताया कहाँ पर थी, वासा इफेरेंशिया टेस्टिस से निकल रही हैं, एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। चलो तुम खुद ही देख लो, अगर तुम एनसीईआरटी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। अच्छा, ये फ्रॉग में थोड़े बहुत सेंस ऑर्गन्स भी तो हैं, ईयर, आईज, नोज, उन सब के बारे में भी दिया है, ठीक है। देन इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि फ्रॉग में हमारी तरह ईयर सिर्फ सुनने का काम नहीं करते, हियरिंग का भी काम करते हैं, एज वेल एज बैलेंसिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। यही एक स्पेशल पॉइंट है जो मुझे इसमें मिला। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ, सिस्टम की बात कर रहे थे हम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 पेयर टेस्टिस है, ओवॉइड है, कहाँ गया, ऊपर गया डायग्राम, ये रहा, ओवॉइड है, येलो कलर के होते हैं, ठीक है। और ये, अच्छा, ये इसके ऊपर आपको फैट बॉडीज दिखा रखी है ना, ये फैट बॉडीज एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई है, मैं किडनी के ऊपर होती है,
ये वाला डायग्राम देखा तुमने ध्यान से? ये देखो यहाँ पे किडनी के ऊपर ही दिखाई, दीज आर फैट बॉडीज, ये एक्सक्रीशन के काम आती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन पेयर टेस्टिस है, ये टेस्टिस से दिख रही है थिन ट्यूब्यूल्स निकलती हुई, ये वासा एफेरेंशिया है, ये किडनी के साइड से जा रही है और अंदर किडनी में एक कैनाल होती है, बिडर्स कैनाल, स्पेशली स्पर्म्स को ले जाने के लिए, क्योंकि किडनी में तो यूरिन को ले जाने के लिए तो नेफ्रॉन्स है ना, वो भी किसमें खुलेंगी? यूरेटर्स में खुलेंगी, बट इसको स्पर्म्स को ले जाने के लिए वासा एफेरेंशिया किसमें खुलेगा? पहले बिडर्स कैनाल में खुलेगा और बिडर्स कैनाल यूरेटर्स में खुलेंगी, जिससे कि स्पर्म्स बाहर निकल सके। बट ऑब्वियस जब यूरिन और स्पर्म्स का सिक्रीशन मतलब रिलीज साथ साथ में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि येलोइश ओवॉइड टेस्टिस है, ठीक है। हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आता है कई बार। टेस्टिस जो है ना वो किडनी के साइड में है ना, तो ऐसे तो नहीं कि हवा में लटके रहेंगे, उनको थोड़ा अटैच तो करना पड़ेगा किडनी से किसी कवरिंग से, तो एक पेरिटोनियल फोल्ड से वो अटैच रहते हैं, जिसको मिजोर्कियम कहते हैं। जो ऑर्की वर्ड है ये टेस्टिस के रेफरेंस में आता है, जैसे टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन को ऑर्काइटिस बोलते हैं, ठीक है। सो देन वासा एफेरेंशिया है जो टेस्टिस से अराइज होकर किडनी में जाएंगी एंड बिडर्स कैनाल में खुलेंगी। फाइनली दिस कैनाल कम्युनिकेट विद यूरेटर, जिसको आप यूरिनोजेनाइटल कहते हैं, एंड ओपन इनटू द क्लोएका। ये है सिंपली इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा है, ये लाइन सही है, बिल्कुल ठीक है। बिडर्स कैनाल पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जब फ्रॉग सिलेबस में था नहीं तब भी एक बार पूछ लिया था सेक्शन बी में। बहुत रेयरली ऐसी चीजें होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिलेबस छोड़ के आउट ऑफ सिलेबस चीजें पढ़ना शुरू कर दो। पहले सिलेबस तो 100% कंप्लीट कर लो, उसमें तुम्हारे 100% मार्क्स आ रहे हैं। तुम कह रहे हो मैम हमारे बायो में 180 में से 179 क्वेश्चन तो हम सही करके आए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो आउट ऑफ सिलेबस में से पूछ लिया था, तब मैं आपको कहूंगी कि अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या चीजें ये वाली पढ़नी है। हालांकि वो बहुत रेयर चांसेस हैं, लास्ट 3-5 ईयर्स में तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है, क्लियर। और जो थोड़ी बहुत नॉलेज तुम्हें जरूरी है वो हम हमेशा पढ़ाते वक्त तुम्हें दे देते हैं, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चन बनता है तो वो वहीं से बनता है, ठीक है। चलिए, ईयर एक्ट एज अ हियरिंग ऑर्गन ओनली, ओनली लिख दिया, गलत, बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। आरबीसीज ई न्यूक्लिएटेड है क्या फ्रॉग में? नहीं, ये तो बात सही है, हीमोग्लोबिन होता है, बट ई न्यूक्लिएटेड नहीं होती हैं। तो तुमको करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे क्या इसमें? क्या बताना था? हाँ, 2 करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं इन्होंने? आइडेंटिफाइड 2 करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास तो 3 सही है ना, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो आप देख लो फर्स्ट एंड फोर्थ है ना। अब ऐसा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन हो गया बच्चों? इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गई। वासा एफेरेंशिया एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। अरे अच्छा, सॉरी वेरी सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पे टिक लगा रखा था ना, तो गड़बड़ हो गया। ये वाला स्टेटमेंट ओवरऑल तो गलत है ना, आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड एंड दिस, तो बस 2 ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है? ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसे हमसे भी हो सकता है, यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया, यहाँ टिक लगा दिया और देखने में इसको सही देख लिया। तो बस यही चीजें हैं जो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से सीखनी है, कि वहां पर रिपीट ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है भाई। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा फोरामेन ऑफ मॉनरो से निकलता है? नहीं, गलत। अभी बताया था नाम, फोरामेन मैग्नम, ये अलग होता है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पढ़ना, तो गलत हो गया। वासा एफेरेंशिया 10 से 12 है, टेस्टिस से अराइज होती हैं। ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। यस, देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि टेस्टिस तो फिर भी किडनी से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ओवरी का किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। The ovaries are situated and there is no functional connection with kidneys. Clear? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फ्रॉग्स आर यूरियोटैलिक, ये भी ठीक है। यानी हमको बताना है फर्स्ट इनकरेक्ट, है ना, फर्स्ट इनकरेक्ट। कहाँ है बच्चों? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो। The medulla oblongata passes out through foramen of Monro and continues. ये रहा ना, उल्टा करके लिख दिया। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ठीक है। ओके, थोड़ा सा उलझा दिया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉग, फिर से इनकरेक्ट बताना है। यूरिथ्रा ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, जल्दीबाजी में सही कर देंगे हम। यूरिथ्रा तो है ही नहीं फ्रॉग में, यूरेटर्स हैं, गलत। क्लोइका एक स्मॉल मीडियन चेम्बर है जिससे फीसेस, यूरिन एंड स्पर्म्स तीनों पास आउट होते हैं, बिल्कुल ठीक। मेच्योर फीमेल फ्रॉग एक बार में 2500 से 3000 एग्स रिलीज करती है क्या? ये देखो एनसीईआरटी में लिखा है 2500 से 3000 एक साथ रिलीज करते हैं इनके पास। हालांकि वो सारे फ्यूज नहीं होते,
बट बहुत हाई नंबर में, कभी तुम देखना किसी एरिया में अगर फ्रॉग्स का ब्रीडिंग हुई हो ना, तो वहां पे तुम देखना इतने सारे छोटे 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 फ्रॉग्स हो जाएंगे। अब अगर हम मान के चले इन 2,500 में से 1500 1000 भी सर्वाइव कर गए तो बहुत होता है बच्चों 1000 फ्रॉग तो, है ना। आई डोंट नो कितने सर्वाइवल रेट होती है इनकी, बट यस काफी हाई नंबर है। द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी इज कॉल्ड मिजोरकियम। जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है, किडनी की कवरिंग थोड़ा है मिजोरकियम, टेस्टिस की कवरिंग है जो किडनी से उसको कनेक्ट कर रही है, तो दिस इज रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर 2 ही सही स्टेटमेंट मिले हैं, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट है फर्स्ट एंड फोर्थ। अगेन आई एम रिपीटिंग, कई बार जल्दीबाजी में हमें आदत होती है करेक्ट वालों को चूज करने की, तो हम सेकेंड एंड थर्ड तैयार बैठा होगा ऑप्शन हमारे लिए, ये कहाँ गया, ये रहा, इसको भी टिक करके आ सकते हैं, अननेसेसरी 5 नंबर गए, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग, ओनली टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स एड इन हियरिंग, बिल्कुल ठीक है, इंटरनल ईयर तो होंगे ही होंगे, वरना कॉकलिया वगैरह नहीं होगा अंदर तो कैसे सुनेंगे वो, ठीक है। आईज ऑफ फ्रॉग पजेस सिंगल यूनिट हैंड्स आर सिंपल, अच्छा ये थोड़ा डिटेल में से पूछ लिया। अगर आप ये सेंस ऑर्गन्स वाला पैराग्राफ देखोगे ना फ्रॉग्स का, तो यहाँ पर दिया है कि जो फ्रॉग्स की आई होती है, 1 पेयर जो है ऑर्बिट में है हमारी तरह, दे आर सिंपल आईज possessing only 1 यूनिट, क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखा है, तो यही चीज उन्होंने लिखी है कि आईज ऑफ फ्रॉग possess सिंगल यूनिट एंड दे आर सिंपल आईज, यस। ये शायद उन्होंने कॉकरोच से कंपेयर किया है, क्योंकि कॉकरोच में कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों होती है ना, जो कंपाउंड आई होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ओमिटीडिया होते हैं, वो चीज यहाँ पर नहीं है, दे हैव ओनली सिंपल आई। तो करेक्ट ऑप्शन दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, देन अच्छा ये हो गए बच्चों आपके फ्रॉग के क्वेश्चंस, तो फ्रॉग आपका पूरा हो गया यहाँ पर रिवाइज। लास्ट में फ्रॉग की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, फ्रॉग इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये बहुत बड़ा फूड चेन और फूड वेब बनाता है, मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह को खाता है, और एक तरह से इंसेक्टिसाइड भी, और कई जगह पर फ्रॉग्स को खाया जाता है, स्पेशली उसकी मस्क्यूलर हाइंड लेग्स जो है उनको खाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉकरोच के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कॉकरोच से क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। कॉकरोच अगेन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको भी पूरा पढ़ना समझना, है ना। मैं पूरा फ्रॉग तो मैंने फटाफट तुम्हें समझा दिया यहाँ पे क्योंकि वो आसान है, बट कॉकरोच की एक एक डिटेल अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने लगूंगी तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। तो अगेन आपको कॉकरोच पढ़ना है तो यू हैव टू वॉच द लेक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। कॉकरोच का हेड मैंने बता रखा है 6 सेगमेंट्स का फ्यूजन है, बिल्कुल ठीक, एनसीईआरटी में लिखा है। कॉकरोच के जो माउथ पार्ट है वो बाइट एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, यस। एंड क्रॉप स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, इज द पार्ट ऑफ मिडगट, नहीं। आपने कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में देख रखा होगा, कॉकरोच में एलिमेंट्री कैनाल में गिजर्ड तक फोरगट होती है, तो क्रॉप इज द पार्ट ऑफ फोरगट। और अभी जो 2 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए वो ये लिख रहे, हेड जो है इट इज अ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, ठीक है, एंड बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं, ठीक है। कॉकरोच थोड़ा लंबा है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी अभी। तो 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई, अच्छा मेल और फीमेल कॉकरोच में कैसे डिफरेंशिएट करते हो, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन नीट में। सबसे ज्यादा कॉकरोच पे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यही क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेल कॉकरोच स्टाइल बहुत मारता है, यानी कि अगर आप मेल एंड फीमेल कॉकरोच में देखेंगे बच्चों, तो ये तो कॉमन डायग्राम है ना। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया है जिसको तुम मिक्स कर देते हो कई बार, एनल सर्काई, हमेशा ध्यान रखो एनल सर्काई सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंस रिसीव करने का काम करते हैं, एंड ये प्रेजेंट इन बोथ, ये मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से, ठीक है। यहीं पर समझने के लिए मैं बना रही हूँ इस एनल सर्काई के अलावा यहाँ पर अगर हम एक मेल कॉकरोच और एक फीमेल कॉकरोच को ड्रॉ करें, बहुत रफ ड्रॉ कर रही हूं मैं, तो मेल कॉकरोच में आपको एक और एडिशनल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको कहते हैं एनल स्टाइल। इसकी एनस के पास या जो सबसे पीछे वाला पार्ट है कॉडा, जहाँ पे पूंछ होती है, इनमें तो नहीं होती, इसको एनल स्टाइल या कॉडल स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो मेल कॉकरोच स्टाइल मारता है, फीमेल कॉकरोच में ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आता है ऑप्शंस में एनल सर्काई भी होता है, एनल स्टाइल भी होता है। यू हैव टू रिमेंबर सर्काई सेंसरी दोनों में होगा। स्टाइल किसके काम आता है, इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन। आप किसी भी एनिमल स्पीशीज में देख लेना, अगर कॉपुलेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये जो लोअर एनिमल जितने भी हम पढ़ते हैं,
तो वो कॉपिलेटरी स्ट्रक्चर आपको मेल में मिलेगा। जैसे शार्क्स में, मेल शार्क में पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर होता है, फ्रॉग में अभी आपने देखा कॉपिलेटरी पैड होता है, मेल एस्कैरिस में भी एक पिनाइल सीटा होता है, यहाँ पर मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल है। ठीक है, ओके डन। ये आप इस तरह से बना के रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। आ जाओ मैं क्वेश्चन पर हटा दूं इसे। देखो यहाँ पर आपको बोला है हाँ कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो ये कह रहा है प्रेजेंस ऑफ अ आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ अ बोट शेप्ड स्टर्नम ऑन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। बोट शेप्ड स्टर्नम होता है बट वो फीमेल कॉकरोच में होता है, इसलिए हम इसको चूज नहीं कर रहे। प्रेजेंस ऑफ कॉर्डल स्टाइल, यस, एनल स्टाइल का दूसरा नाम है कॉर्डल स्टाइल। फोर विंग्स विद डार्कर टेगमेना, ऐसा कुछ नहीं है। एनल सर्काई ध्यान रखना दोनों में है, इन दोनों को मिक्स मत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। ठीक है, फोर विंग्स आर टेगमेना विच आर यूज्ड इन फ्लाइट। क्या तुम्हें पता है कि कॉकरोच में 2 पेयर विंग्स होते हैं, दिखाया एक है बट ये भी 1 पेयर है, ये भी 1 पेयर है। तो कॉकरोच के जो 4 विंग्स हैं उनको कहते हैं हम टेगमेना। 4 विंग्स को क्या कहते हैं, डू रिमेंबर द नेम, टेगमेना। और ये रहे कॉकरोच के हाइंड विंग्स। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ना इनके बारे में, कहाँ गया, नेक्स्ट पेज पर है क्या, हाँ ये रहा, बिल्कुल। तो यहाँ पर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, 4 विंग और हाइंड विंग में क्या फर्क है बच्चों, तो ध्यान रखो। जो कॉकरोच, देखो इनमें क्या होता है, अब कॉकरोच के हमेशा तो पंख आपने निकले देखे नहीं होंगे। कॉकरोच तो एकदम मतलब विंग्स को अपने छुपा के रखता है, ओवरलैप करके रखता है, अंदर हाइंड विंग छुपे हुए हैं और उसके ऊपर 4 विंग लगे हुए हैं। तो जो कॉकरोच के 4 विंग हैं वो ओपेक हैं, डार्क हैं, लेदरी हैं, और बट ऑब्वियस हाइंड विंग को ऊपर से कवर करके रखे हैं क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए है। एक तरह से कॉकरोच की बॉडी पे एक एक्सटर्नल लेयर आ गई उन विंग्स की। ठीक है, जब भी कॉकरोच को उड़ना है, ज्यादा तो नहीं उड़ता, थोड़ा बहुत उड़ता है, तो पहले उसे अपने 4 विंग्स खोलने पड़ेंगे और फिर जब वो अपने हाइंड विंग्स निकालेगा तब वो उड़ पाएगा। तो उड़ने में कौन मदद करता है, 4 विंग्स नहीं करते, जो अंदर छुपे हुए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस विंग्स हैं वो हमेशा उड़ने में मदद करते हैं। आप ऐसे ध्यान रखो कि नेचर ने कॉकरोच को 2 पेयर ऑफ विंग्स दिए हैं बट उड़ने के लिए एक ही पेयर दिया है, दैट इज, तो हम कैसे याद रखेंगे एग्जाम में कि वो 4 विंग्स है या हाइंड विंग, तो ऊपर वाले जो हैं वो प्रोटेक्शन के लिए हैं, उन्होंने अंदर वालों को, मेन वाले विंग्स को छुपा रखा है, यानी हाइंड विंग्स को। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको। आप चाहें तो मैं तो बच्चों को यहीं पर नोट करवा देती हूँ, टेगमेना में लिख देना ओपेक एंड डार्क, जबकि इसमें हाइंड विंग्स में लिख देना ट्रांसपेरेंट एंड क्या बोलेंगे, यूज्ड इन फ्लाइट। ठीक है, क्लियर। तो अब कर लोगे ये क्वेश्चन, द 4 विंग्स आर टेगमेना विच आर यूज्ड इन फ्लाइट, गलत। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं कॉकरोच में, यस, बहुत पढ़ा है हमने, बट जल्दीबाजी में अधूरा मत छोड़ना, पूरा पढ़ो। दे कन्वर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू यूरिया, नेवर। कॉकरोच यूरिकोटैलिक हैं, इंसेक्ट्स यूरिकोटैलिक होते हैं, लैंड इंसेक्ट्स स्पेशली। ठीक है, तो ये गलत है। मेल्स में शॉर्ट एनल स्टाइल होता है विच इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल, यस। नर्वस सिस्टम में डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है एंड 10 पेयर ऑफ गैंग्लियन। डॉर्सल नर्वस सिस्टम हमारे पास है, नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पढ़ाया था एनिमल किंगडम में। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, इनकरेक्ट बताना है आपको। ठीक है, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ बेयर अ पेयर ऑफ एनल सर्काई, बिल्कुल ठीक है, एनल सर्काई अभी हमने देखा दोनों में है, और कहाँ होती है वो भी ध्यान रखना, लिख रखा है देखो एनसीईआरटी में, यहीं पर ये जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है एनल सर्काई के बारे में, ये लास्ट लाइन। बोथ मेल एंड फीमेल में जो 10th सेगमेंट है वहां पर जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है एनल सर्काई। जॉइंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे पता है आपको, अगर आप एनल सर्काई का डायग्राम अच्छे से बनाना चाहते हो ना, तो एनल सर्काई में हमेशा ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, तो ये एक जॉइंटेड सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स हैं छोटे छोटे, सेगमेंटेड है, जबकि एनल स्टाइल को सिंपली ऐसे ही बनाते हैं, बिल्कुल ये नॉन सेगमेंटेड है, बिल्कुल थ्रेड की तरह छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर, ये फर्क है दोनों में। तो एनल सर्काई तो समझ में आएगी आपको, दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पर एनल स्टाइल के बारे में भी लिखा है कि इससे पहले देखो, मेल कॉकरोच की अगर हम बात करें तो इसके पास आप पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक धागे जैसे एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल में नहीं होते। ठीक है, क्लियर, ये भी 10th सेगमेंट में ही होते हैं मेल कॉकरोच। तो ये कह रहा है कि 10th, ये तो सही है स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका, हेपेटिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कॉकरोच का बहुत अच्छे से आना चाहिए तुम्हें। ये देखो,
मैंने बता रखा है कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में गिजर्ड तक फोरगट है, उसके बाद ये पूरी जो येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक ये मिडगट है, ठीक है, और ये फिर बाद वाला पूरा हाइंड गट है जिसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम आता है, ये पूरा हाइंड गट है, ठीक है। तो कॉकरोच में जो गट के 3 पार्ट्स हैं, हर 2 के जंक्शन पे कुछ ना कुछ है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है हेपेटिक सीका, जिन्हें गैस्ट्रिक सीका भी कहते हैं, जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे फॉर डाइजेशन। और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 से 150 बहुत पतली पतली ट्यूब्यूल्स हैं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करती हैं और फिर यहीं से इसको बाहर निकालती हैं, अलग से कहीं और नहीं खुलती हैं। कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर तो है अलग, पर जैसे हमारे में यूरिथ्रा यूरिन के लिए होती है और एनस फूड के लिए होती है, ऐसे अलग अलग ओपनिंग्स नहीं है। कॉमन ओपनिंग के थ्रू ही, वही रेक्टम के थ्रू फूड निकलेगा और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल भी अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट यहीं से निकालेंगी, ठीक है, डन। तो ये सही है क्या? गैस्ट्रिक सीका है तो सही, बट मिडगट और हाइंडगट पे नहीं है, फोरगट और मिडगट पे है, ठीक है। हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स समझते हो क्या? कॉकरोच में ये जो माउथ पार्ट्स दिए हैं इसमें ये हाइपोफेरिंग्स एक्ट एज अ टंग, यहाँ पर लिखा है कहीं पर, कहीं तो लिख रखा है इन्होंने हाइपोफेरिंग्स के बारे में, ये रहा हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स एक्ट एज अ टंग लाई विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट। काफी डिटेल में से हो गया, जनरली इतना डिटेल में नहीं पूछते, बट ठीक है। हाइपोफेरिंग लाई विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स। इन फीमेल 7th to 9th स्टर्ना। अच्छा, एक वर्ड बहुत कॉमनली आता है कॉकरोच में, एक तो टर्गाइट्स और एक स्टर्नाइट्स। हमेशा ध्यान रखो कॉकरोच की पूरी बॉडी सेगमेंटेड है ना, तो जो डॉर्सल सेगमेंट्स है ना, डॉर्सल सेगमेंट्स, उनको तो टर्गाइट्स बोलते हैं, लेकिन जो वेंट्रल सेगमेंट्स हैं उनको स्टर्नाइट्स बोलते हैं। बहुत आसान है याद रखना। हमारी बॉडी में स्टर्नम कहाँ है? ये रहा, वेंट्रली बोन होती है, तो स्टर्नाइट्स वेंट्रली के लिए आ रहा है, टर्गाइट्स डॉर्सली, ठीक है। तो फीमेल में तो ये अगर हम कॉकरोच के सेगमेंट्स को स्टडी करते हैं तो जो फीमेल में 7th to 9th, 7th, 8th और 9th स्टर्नाइट होता है, वेंट्रली जो चैम्बर्स होते हैं वो तीनों मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ठीक है। अब जेनाइटल पाउच बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है बच्चों, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, हालांकि तुम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि इन फीमेल 7th स्टर्नम इतना बड़ा होता है बोट शेप की, वो 8th और 9th को अपने अंदर छुपा लेता है और ये तीनों मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। तो यस, बिल्कुल ठीक बात है जो यहाँ पर लिखी है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो गलत हमें मिल गया। मान लो हमें इतनी नॉलेज नहीं भी थी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से पढ़ रखा है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल जाता, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है आपको, कर लो भाई। क्रॉप क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, यू ऑल नो, बर्ड्स में भी होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है। प्रोवेंट्रिकुलस इज अनदर नेम ऑफ गिजर्ड। गिजर्ड ग्राइंडर की तरह फूड को ग्राइंड करता है, ये रहा, हमेशा ध्यान रखोगे, इन बर्ड्स में भी होता है। बर्ड्स में दांत नहीं होते ना, तो वो सीड्स को अंदर क्रॉप के बाद गिजर्ड में ले जाते हैं, वहां पर उनकी ग्राइंडिंग करते हैं। ऐसा ही इंसेक्ट्स करते हैं, सारे इंसेक्ट्स, ठीक है। हेपेटिक सीका अभी अभी बताया था, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे। लिवर का काम क्या है हमारे में? एंजाइम्स बनाना। वैसे ही हेपेटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका क्या करता है? एंजाइम्स बनाता है। और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यू ऑल नो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं, ठीक है। A fourth B first, A fourth B first, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आए। ब्लड इन कॉकरोचेस कलरलेस, क्या? बिल्कुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एनेलिडा और कॉर्डेटा में ही रेड कलर का ब्लड होता है, बाकी सब में कलरलेस है, किसी किसी में ब्लू कलर हो जाता है। तो ब्लड इन कॉकरोच कलरलेस, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, और इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसीलिए ब्लड का कोई रोल ही नहीं है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। गैसियस ट्रांसपोर्ट इन कॉकरोच अकर थ्रू हीमोलिम्फ, स्टेटमेंट ही गलत है, हीमोलिम्फ कोई गैसियस ट्रांसपोर्ट नहीं करता। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच में कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों? ओपन टाइप, सबको पता है, एनिमल किंगडम में बता चुकी हूँ। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स कनेक्टेड टू हार्ट। ये देखो, अगर आप यहाँ पे कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे, जस्ट अ मिनट, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखोगे तो ये रहा कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ पर आपको ये दिखाएं क्या, जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही क्यों दिखाए हैं? वैसे कॉकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। कॉकरोच के हार्ट में ये चेम्बर्स हैं, लिखा है चेम्बर्स ऑफ हार्ट, यहाँ पे लिख लेना, 13 चेम्बर्स होते हैं। और इन 13 चेम्बर्स में से एक के अलावा बाकी सब पे एलरी मसल्स होती है। तो एलरी मसल्स कितनी हो गई? 12 पेयर, जबकि चैम्बर कितने हो गए? 30, ठीक है।
यहाँ पे शायद ये नंबर वाला पार्ट नहीं लिख रखा, कहीं भी लिख रखा है क्या? नहीं लिख रखा, ठीक है। तो अगर हम देखें कि 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हैं तो यस बिल्कुल ठीक है। हार्ट 6 चेम्बर्ड है नहीं, तो ठीक है कि मिड डॉर्सल लाइन पर है। हमारा हार्ट वेंट्रली होता है, नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सली होता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आपको दिख रहे थे ना चैम्बर्स, ये सब फनल शेप्ड चैम्बर थे। और ये पता है कैसे होते हैं? ये एक्चुअली इस तरह के होते हैं, एक मिनट, इस तरह से। फिर नेक्स्ट चैम्बर इस तरह से। वो मेहंदी की डिजाइन नहीं बनती, थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है ये मुझे, है ना। तो ये जो आपको छोटी छोटी ओपनिंग दिख रही है, ये देखो, ये ऐसे मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो ये जो छोटी छोटी ओपनिंग है, जैसे नेक्स्ट चैम्बर आएगा तो नेक्स्ट चैम्बर ऐसे आएगा। तो ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स है ना, इनके थ्रू ही ब्लड एक से दूसरे चैम्बर में जाता है। मैंने समझाया है लेक्चर में, इन छोटी ओपनिंग्स को ऑस्टिया बोलते हैं, जो ईदर साइड ऑफ फनल शेप चैम्बर पे होती है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बच्चों। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, ये क्या हुआ? सेकंड भी तो करेक्ट है। देयर आर 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स कनेक्टेड टू हार्ट। सेकंड सही है, फोर्थ सही है, बट ऐसा मुझे ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा? क्या हुआ इस क्वेश्चन में? क्या गड़बड़ हो रही है बच्चों? ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा हमें? एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज, ओहो हो गई ना गलती। देखा, जब हम फ्लो में क्वेश्चंस करते हैं, जब मैडम से इतने सालों बाद इतनी ऐसी गलतियां हो सकती हैं कभी कभार, तो आपसे क्यों नहीं हो सकती? आपको तो बहुत कम प्रैक्टिस होती है। यही चीजें हैं जो सिली मिस्टेक कहलाती है। क्या इसको कोई और इम्प्रूव कर सकता है? नहीं, सिर्फ आप ही कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग योर फोकस। हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी ना क्वेश्चन करने की, कॉन्सेंट्रेशन हट गया, हमने करेक्ट पढ़ लिया जबकि पूछा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं तो इनकरेक्ट तो मिल गए ना हमको। इनकरेक्ट कौन से हैं? एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड है। फर्स्ट एंड थर्ड ये रहा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, ठीक है। वो शुक्र मानो कि करेक्ट यहाँ पे था नहीं, वरना अगर सेकंड और फोर्थ जैसा एक ऑप्शन होता तो मैं तो टिक करके आगे बढ़ जाती, है ना। और वहां से तुम चिल्ला के कह भी नहीं सकते मैम देखो करेक्ट पढ़ रहे हो आप, इनकरेक्ट लिखा है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन में तो हल्ला मचा देते हैं बच्चे अब तक के, रहे मैडम से गलती कैसे हो गई है। चलिए आगे बढ़ो। मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में, अच्छा ये जो आपको टर्म्स दिख रही हैं, फेलोमियर, गोनोपोर, बड़ी अजीब सी टर्म लगती हैं बच्चों को। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई एग्री कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम्हें कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं पता है, प्लीज वॉच द लेक्चर्स। वहां पे मैंने डायग्राम्स के थ्रू बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई है। जिसमें से अगर हम फेलोमियर की बात करें तो फेलोमियर क्या होते हैं बच्चों? कॉकरोच में ना एक्सटर्नल जेनाइटल्स, ये आपको थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बाहर निकलते हुए से, ये वाले, ये दोनों नहीं, ये वाले तो वो है, ये तो स्टाइल है और ये सरकाय है। देखो दोनों मिले ना मेल कॉकरोच में। ये तो थ्रेड लाइक है जबकि ये जॉइंटेड एंड सेगमेंटेड है। ये नहीं, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बना हुआ है, इधर बना हुआ है अलग अलग, स्यूडोपेनिस, स्टिटिलेटर और लेफ्ट फेलोमियर, ये एक दिख रहा है, यहाँ पर एक दिख रहा है राइट फेलोमियर वेंट्रल। डिटेल में नहीं जाना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो फेलोमियर वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है कॉकरोच में? एक्सटर्नल जेनाइटल्स के लिए, ठीक है। तो मेल कॉकरोच में ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स आपको यहाँ पर दिखाए, ऐसे ही फीमेल कॉकरोच में भी होते हैं, अलग तरह के होते हैं वो, ऐसे राइट लेफ्ट वेंट्रल नहीं होते, दूसरे होते हैं। देखो डायग्राम में दे रखा है, कहाँ दे रखा है? ये गोनेपोफाइसिस लिख रखा है। ये गोनेपोफाइसिस को आप फेलोमियर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा एक वर्ड है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, वो है स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर कहाँ दे रखा है इसमें? ये रहा। The sperms are stored in the seminal vesicle and glued together in the form of bundles called spermatophore। ये मैं आपको ऐसे बच्चों को ऐसे बताती हूँ कि ऐसे समझ लो, जब कॉकरोच में टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं तो स्पर्म्स जब सेमिनल वेसाइकल में जाते हैं तो बहुत सारे सिक्रीशंस उनके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और उनको बॉल्स में बदल देते हैं। स्पर्म की जो बॉल्स बन जाती हैं छोटी छोटी बहुत सारी, उन्हीं स्पर्म बॉल्स को कहते हैं स्पर्मेटोफोर। तो जब भी एक मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच कॉपुलेट करते हैं, यस यहाँ पे क्या होता है? कॉपुलेशन होगा। मेल कॉकरोच अपने गैमीट्स को फीमेल कॉकरोच में डालेगा तो वो स्पर्म्स को नहीं निकालता, वो इन स्पर्म बॉल्स यानी स्पर्मेटोफोर्स को डालता है, ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं ये कहाँ एंटर करते हैं पता है? फीमेल कॉकरोच में ये एंटर करते हैं बच्चों। ये दिख रहा है आपको? फीमेल कॉकरोच के डायग्राम पे जाओ, फीमेल कॉकरोच में आपको ये चैम्बर दिख रहा है स्पर्मेथिका। बहुत बार बच्चे कोरिलेट ही नहीं कर पाते कि स्पर्मेथिका, ये तो समझ आ रहा है स्पर्म को स्टोर करने वाला एक चैम्बर, थीका यानी चैम्बर, पर आप इसको मेल में टिक करके आ जाते हो। स्पर्मेथिका मेल में नहीं है, स्पर्मेथिका फीमेल कॉकरोच में है। क्यों है ये क्या करेगा? टू स्टोर
टू स्टोर स्पर्मेटोफोर। जो मेल कॉकरोच स्पर्म की बॉल्स को भेजेगा ना, तो जब फीमेल कॉकरोच उसको कलेक्ट करती है, तो जब तक ओवम यहाँ बनके तैयार नहीं होते, कुछ समय के लिए स्पर्मेटोफोर इसी स्पर्मेथिका में पड़े रहते हैं। ठीक है, स्पर्मेथिका में पड़े रहते हैं। और फिर जैसे ही यहाँ ओवरी से ओवेरियल्स मतलब ओवरी से ओवम, ओवरी में बहुत सारी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ओवेरियल्स बोलते हैं, तो उनके थ्रू जब यहाँ पर आते हैं ओवम, तो फिर उन ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्मेटोफोर्स को छोड़ दिया जाता है, जिससे फिर आगे का प्रोसेस होता है। उसमें भी देखो एक चीज और लिखी है यहाँ पे कॉकरोच में कि क्या होता है, ये देखो ये लिखा कि स्पर्म्स जो है वो स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में है। Their fertilized eggs are encased in capsule called ootheca। जैसे ही एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइज एग्स के चारों तरफ एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है ootheca, जो एक डार्क रेड ब्राउन कलर की कवरिंग है। कैप्सूल्स होते हैं छोटे छोटे, और ऐसे कैप्सूल्स को कॉकरोच कहाँ छोड़ देती है, फीमेल कॉकरोच, कोई भी क्रैक्स वगैरह हैं, डैम प्लेसेज जहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। इसलिए आप देखो कॉकरोचेस वगैरह हमेशा नाली में मिलेंगे आपको, सीवर लाइंस में, पानी के आसपास। क्यों? क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमिडिटी जरूरी है। और ये जो छोटे छोटे कैप्सूल्स उन्होंने बाहर निकाले हैं ootheca, हर कैप्सूल में 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। 14 से 16। अब आप देखो एक बार में फीमेल लगभग 10 ootheca रिलीज करती है। हर ootheca में मान लो एवरेज 15 एग्स है, तो 15 इंटू 10 150 नए कॉकरोच एक साथ बॉर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका भी। ओके, और ये भी ध्यान रखना बच्चों, एक कॉकरोच में ना, जैसे नॉर्मली हम एनिमल्स में पढ़ते हैं ना कि एक लार्वा बनता है, लार्वा से एडल्ट बनता है, मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पर एक लार्वा नहीं बनता, इनफैक्ट लार्वा ही नहीं बनता, यहाँ पे जो स्टेजेस बनती है उनको कहते हैं निम्फ, क्योंकि ये बिल्कुल कॉकरोच जैसी दिखती है। लार्वा तब बोलते हैं आप जब ये कॉकरोच जैसी नहीं दिखती, तो ये निम्फल स्टेज है। और ये निम्फ क्या है, दे लुक वेरी मच लाइक एडल्ट्स, और ये 13 टाइम्स मोल्टिंग करते हैं। 13 टाइम्स एक के बाद एक फॉर्म चेंज होती है, और फिर जाके एक नया एडल्ट कॉकरोच बनता है विच हैव विंग्स। इन निम्फ में विंग्स नहीं होते हैं, सिर्फ जो लास्ट निम्फल स्टेज है उसमें विंग पैड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें यहाँ पर मैच करें, तो फेलोमियर को किससे मैच करोगे, फेलोमियर एक्सटर्नल जेनाइटल से कर दें। गोनोपोर को किससे करें, अच्छा गोनोपोर वो ओपनिंग्स हैं जहां से मेल फीमेल गैमीट्स रिलीज होंगे, तो ओपनिंग ऑफ इजैक्युलेटरी डक्ट। स्पर्मेटोफोर्स को किससे करें, बंडल ऑफ स्पर्म। और ओवेरियल्स क्या बताई थी, ओवरी के अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है, तो ए को 4 से करो, बी को 3 से करो। ए को 4, बी को 3, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, देखते हैं। फीमेल कॉकरोच पजेस 16 ओवेरियल्स इन बोथ द ओवरीज। यस, आपके यहाँ पर दे रखा है एक ओवरी में 8 ओवेरियल्स होते हैं, तो बट ऑब्वियस दोनों में मिलाकर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, तो ये सही है। कॉकरोच में मोज़ेक विजन होता है, पता है मोज़ेक विजन के बारे में, अभी बता रही थी ना मैं आपको कि कॉकरोच में जो कंपाउंड आईज होती हैं बच्चों, कॉकरोच नॉक्टर्नल क्यों होते हैं, रात को निकलते हैं, तो नेचर ने उनमें नाइट विजन डेवलप किया है। नाइट विजन कैसा होता है, रात में क्या होता है, चाहे से साफ ना दिखे, पर छोटी सी भी चीज आसपास में खतरा है, तो उनको उसकी धुंधली सी भी इमेज बन जाएगी तो चलेगा। ठीक है, यानी उनको क्या चाहिए, उनको रिजोल्यूशन अच्छा नहीं चाहिए, रात में वैसे भी लाइट कम है, ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट उनकी आईज में सेंसिटिविटी बहुत अच्छी चाहिए, छोटा सा भी कोई खतरा है तो तुरंत उनको पता चल जाए, है ना। तो इस तरह का विजन कहलाता है मोज़ेक विजन। कैसे बना ये मोज़ेक विजन, इसके लिए उनकी जो कंपाउंड आईज होती हैं, हर आई में 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स होती हैं, जिनको आप ओमिटिडिया कहते हैं। ईच आई यानी दोनों आईज में मिलाकर 4000 ओमिटिडिया हैं। हर ओमिटिडिया उसकी इमेज बनाता है, वो जो ऑब्जेक्ट है। तो आप सोचो एक आई में 2000 ओवरलैपिंग इमेजेस बन जाती हैं, बट 2000 होने की वजह से छोटा सा भी ऑब्जेक्ट होगा तो तुरंत इमेज बन जाएगी, है ना। तो इसलिए इनका जो विजन है वो कैसा होता है, हाईली सेंसिटिव बट लेस। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है तो बट ऑब्वियस हाई रिजोल्यूशन तो नहीं है। ओके, इस तरह के विजन को मोज़ेक विजन कहते हैं, और ये काम आता है नॉक्टर्नल यानी रात में। क्लियर, तो ये आपको कॉकरोच के विजन में ध्यान रखना है। कॉकरोच में मोज़ेक विजन है, ध्यान से पढ़ना। लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रिजोल्यूशन, गलत। हमेशा ध्यान रखो रात में मोर रिजोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, अंधेरा है कैसे पॉसिबल है। तो रिजोल्यूशन कम है लेकिन यानी क्वालिटी ऑफ इमेज कम है, लेकिन सेंसिटिविटी बहुत जल्दी है, छोटा सा भी खतरा होगा तुरंत पता चल जाएगा। ओके, मशरूम शेप्ड ग्लैंड होती है क्या मेल कॉकरोच में, बिल्कुल होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली। मशरूम शेप्ड ग्लैंड ये रहा, कहां पर होती है, 6 to 7 सेगमेंट में होती है। ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच। ये पेयर क्यों लिखा है,
तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा था क्या, स्पर्मेथिका एक्चुअली पेयर्ड है, बट उसका एक जो पार्ट है वो बहुत वेस्टिजियल टाइप है, दूसरा अच्छा खासा ग्रो कर रखा है। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें फीमेल में ये भी एक बहुत स्पेशल ग्लैंड है, ट्री जैसी कोलेट्रियल ग्लैंड, इसमें भी अगेन वही एक डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है। इन्हीं कोलेट्रियल ग्लैंड से वो ऊथिका बनता है, वो डार्क रेडिश ब्राउन कैप्सूल बनता है ना, वो इन्हीं ग्लैंड से फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब लोग। तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, ये मिल गया हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके यहाँ पर आपके कॉकरोच के क्वेश्चंस भी हो गए हैं ओवर। ठीक है, लास्ट में कुछ 2-3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और देख लेते हैं, वैसे इनको हम एनिमल टिश्यू में कर चुके हैं। तो ये देखो, ये क्यूबॉइडल है ना, ये स्क्वैमस है और ये सिलिएटेड कॉल्यूमनर है, ऑप्शन बी। यहाँ पर ये ग्लैंड्स दिखाई है ना, इन दोनों में डायग्राम में था, ये यूनिसेल्युलर है, ये मल्टी सेल्युलर है, सिर्फ इसलिए डाला है मैंने जिससे तुम डायग्राम्स पे भी ध्यान दो। और ये मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम यानी कंपाउंड एपिथेलियम है। ठीक है, वरना तुम जनरली डायग्राम्स को छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो, लास्ट डे पे पढ़ते हो, गलत है। ये बड़ी सी है मैक्रोफेजेस, ए मैक्रोफेजेस हैं, बी फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स को बना रही हैं, सी कोलेजन फाइबर्स हैं और डी मास्ट सेल हैं। सब प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुकी हूँ ये सारे डायग्राम्स में। ठीक है, तो अब दोबारा नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं हम। अंदर मैंने बताया था बहुत बड़ा फैट स्टोरेज एरिया होता है, फैट स्टोरेज एरिया, ये छोटा सा न्यूक्लियस है और ये चारों तरफ इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डी ऑप्शन। ये कौन सा बताओ कौन सा टिश्यू है, सारे फाइबर्स और सेल्स रोज में अरेंज हैं, तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा ऑप्शन ए। यहां पर दो सेल्स कपल में हैं, अब कैसे पहचानोगे, कॉन्ड्रोसाइट है या ऑस्टियोसाइट है, अगर ऑस्टियोसाइट होती तो स्टार शेप होती, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, यानी ये रही कॉन्ड्रोसाइट्स और इनके चारों तरफ, नहीं रुको, बी कॉन्ड्रोसाइट है, बी कॉन्ड्रोसाइट है और ए कॉलेजन बंडल्स हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। देन ये कौन से मसल्स हैं जिनके ब्लंट एंड्स होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, जिसको आप स्केलेटल मसल भी कह सकते हो, स्ट्राइशंस हैं, टेपरिंग गलत, तो ये रहा ऑप्शन ए, ये बोन्स से अटैच रहती है। ठीक है, ये किसका, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था हमने, है ना, उसमें ये क्या दिखाया आपको, छोटा सा गॉल ब्लैडर दिखाया है। देन बी क्या है, बी ये जो दिख रहे हैं, ये देखो फ्रॉग के डायग्राम में आपने ध्यान दिया था क्या बच्चों, लंग्स भी दिखे थे, पिंक कलर के दिख रहे हैं, दो इलोंगेटेड से लंग्स हैं, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम लेक्चर में पढ़ा रखा है मैंने। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो गॉल ब्लैडर हो गया, बी तुम्हें डायग्राम दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, सी में फैट बॉडीज दिख रही हैं, डी में किडनी है और ई में रेक्टम है, दिस इज रेक्टम, यस ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब ये सिर्फ मैं इसलिए लेती हूँ कि तुम्हें ये पता रहे कि हमको क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, उन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये कॉकरोच के सारे माउथ पार्ट्स हैं, कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं क्या, इन पर बहुत कभी कभी, हमें बहुत फ्रिक्वेंटली तो नहीं बट कभी कभी ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप इसमें से देखकर इजीली पहचान सकते हो, मैंडिबल क्या है, मैक्सिला क्या है, आप कर लेना इसको लेबल। देन यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर अगेन कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, पहचान लो, ए में सलाइवरी ग्लैंड दिख रही है मुझे, बी में क्रॉप दिख रहा है, सी में गिजर्ड दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, ये कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ए क्या दिख रहा है आपको, ए एंटीरियर एओर्टा लेबल किया हुआ है, देखा है क्या आपने कॉकरोच के डायग्राम में, देखो जरा। वैसे कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं है बच्चों, लेकिन जो लास्ट चैम्बर होता है वहां से जब ब्लड पंप करते हैं तो एक वेसल में निकलता है, उसको एंटीरियर एओर्टा कहते हैं, फिर पूरी बॉडी में ओपनली ब्लड फ्लो करेगा, कोई कैपिलरीज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, एलरी मसल्स चैम्बर्स ऑफ हार्ट, क्लियर। देन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी लेबलिंग्स पूछी हैं आपसे। ठीक है, आप खुद करेंगे ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको खुद इसमें देख देख कर कुछ नहीं करना है, देख देख कर बस लेबलिंग करनी है। एंड देन यहाँ पर ये बहुत इजीली पहचान में आ रही है, वासा एफरेंशिया है, बी दिस इज टेस्टिस, तो ऑप्शन सी। ठीक है, डन, ये हो गए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। ये ओविडक्ट हैं, साफ दिख रही हैं, बी ओवरीज हैं, बी ओवरीज हैं, सी ओवा है, डी क्लोएका है एंड ई इज द यूरिनरी ब्लैडर, ऑप्शन बी। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, मजा आया क्वेश्चंस करने में, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, तुम्हारे कमेंट्स ही मेरी स्ट्रेंथ है, तुम बताओगे, सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई देखो यूट्यूब पर हम जब कुछ भी बनाकर अपलोड करते हैं तो हमारे सामने बच्चे तो होते नहीं हैं,
तो बट ऑब्वियस आप जो कमेंट्स में बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिर हम चीजें आपको और आगे डिलीवर करते हैं। तो मुझे जरूर बताना कि ये सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं। जो बच्चे मुझे बताते हैं मैं खुद उनके रिप्लाई भी करती हूँ, आपको आपके कमेंट्स आपको अपने रिप्लाईज मिलते भी होंगे एंड आई फील वेरी गुड कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया आपका 11th एनसीईआरटी का। फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट हम इस सीरीज में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट, दैट इज सेल बायोलॉजी का चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो पढ़ के आना, तैयार करके आना अच्छे से, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, गुड बाय।